आप सभी का तहे दिल से स्वागत 12वीं कक्षा में। आज हम अर्थालंकार यह व्याकरण प्रकार देख रहे हैं, जिसमें से अब तक हम उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार देख चुके हैं। आज हम अतिशयोक्ति और दृष्टांत इन दो अलंकारों को देखेंगे। अब पहले हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार नाम से ही आपको यहाँ ध्यान में आ जाएगा कि अति और उक्ति, अतिशय उक्ति, यह इन दो शब्दों से अतिशयोक्ति यह शब्द बना हुआ है और उक्ति का अर्थ होता है बोलना। अतिशय एवं अर्थात इसका अर्थ हुआ है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात एवं बढ़ा चढ़ाकर बोलना। अतिशय उक्ति यानी कौन सी भी बात जो है वो आप बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। कभी कभी आप कहते हैं ना, फेंकता है, तो इसी प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात जो है वो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होती है। अर्थात किसी भी काव्य में या किसी भी लेख में किसी बात का वर्णन करते समय अगर इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर कोई वर्णन किया जाता है तो सुनने वाले और पढ़ने वाले पाठक के मन में इसके प्रति एक अलग भावना निर्माण होती है। अर्थात काव्य को सुंदर बनाने के लिए इन अलंकारों की योजना की जाती है। इसी में से ही यह अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ काव्य में एक अलग प्रकार का सौंदर्य निर्माण करता है। देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का अगला हिस्सा, कि जिसमें हम इसकी पहले परिभाषा देखेंगे। देखिए, जहां पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए, लोक मर्यादा, लोक सीमा, लोक मान्यता यानी जो प्रचलित बातें हैं वो, और उनमें क्या किया गया जाता है कि अतिक्रमण यानी, देखिए अतिक्रमण यानी जो भी हिस्सा है उसमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उस हिस्से पर उसे ढकना या यहाँ पर उसे आच्छादित करना, वो होता है अतिक्रमण। तो इसी प्रकार जो भी बातें होती है उसमें अतिक्रमण करना, अर्थात वही क्या है, लोक सीमा और लोक मान्यता पर अतिक्रमण करना, वही है अतिशयोक्ति अलंकार। यानी किसी विषय का वर्णन करते समय जब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वही क्या है, अतिक्रमण है। और लोक मर्यादा, लोक सीमा यानी जो भी प्रचलित बातें होती है उसमें इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर बोलना, वही है अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे एक एक करके। जो उदाहरण आपको परीक्षा में यहाँ पर दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि ये उदाहरण कौन से अलंकार का है, तो आपको उसे पहचानना आना चाहिए। देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ पर देखो, साकेत नगरी का वर्णन किया है और यह वर्णन ऐसे किया है जैसे साकेत नगरी कैसे है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। इस प्रकार उसे ऊंचा बताया, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि साकेत नगरी का वर्णन जो है यहाँ पर जरूरत से ज्यादा उसका यहाँ उसकी अच्छाई यहाँ पर बताई जा रही है। तो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, ऐसे यहाँ साकेत नगरी का वर्णन, यह हमें अतिशय उक्त एवं अतिशयोक्ति पूर्ण यहाँ पर लगता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अब देखिए, यहाँ राम के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। जैसे ही राम ने धनुष उठाया है और उस पर बाण चढ़ाया गया है, वैसे ही यानी अब बाण निकला भी नहीं है, और तब देखिए धरा यानी पृथ्वी, सिंधु नदियां, नभ अर्थात आकाश यानी धरती, नदियां और आकाश यहाँ पर कांपने लगे हैं, डावाडोल होने लगे हैं। विकल हुए जीवों के प्राण, और जो भी यहाँ पर जीव है उनके प्राण ऐसे जाने को हुए, विकल हुए ऐसे कहा है। देखिए, यहाँ केवल हाथ में धनुष बाण उठाकर उस पर बाण चढ़ाने की ही बात की गई है,
लेकिन उसका परिणाम देखो कितना भयंकर हुआ है। यह बात यहाँ हमें क्या बताती है? अतिशय उक्ति अर्थात अतिशयोक्ति ही बताती है। लेकिन उससे हम यहाँ पर काव्य में एक मधुरता आ जाती है, सुंदरता आ जाती है। अगला उदाहरण देखेंगे। हनुमंत की पूछ में लगन पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर देखिए कि हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई थी रावण ने। आपको पता है जब हनुमान रावण के यहाँ सीता मैया को छुड़ाने के लिए कोई प्रस्ताव लेकर जाता है, तब वहां उसकी पूंछ में एक बंदर समझकर उसकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। तब का यह उदाहरण बताया गया है कि उसकी पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी, इतने में उसने क्या किया है? लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। पूरी लंका जो है रावण की वो पूरी जल गई है। और यह निशाचर यानी राक्षस जो थे वहां पर, अर्थात वो राक्षस यानी यहाँ जो भी रावण और रावण की जो सेना है वो राक्षस मानी गई है, और ये सारे राक्षस जो है वो भाग खड़े हुए हैं। अर्थात यहाँ पूंछ में आग लगने की देरी और यहाँ पर पूरी सारी लंका जल गई, भस्मसात हो गई। यानी यहाँ हनुमान की पूंछ को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लंका सारी जल गई है। यह उदाहरण भी हमें अतिशय उक्ति वाला ही यहाँ लगता है। अगला उदाहरण उसी प्रकार से देखें। पत्रा ही तिथि पाइयो, वाघर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो रहो, आनन ओप उजास। नित दिन प्रतिदिन, पुण्यो यानी पूनम यानी पूर्णिमा, आनन ओप उजास यानी चेहरा, यहाँ उजाला यहाँ दिखाई देता है। पत्रा ही तिथि पाइयो यानी यहाँ पर पत्रा यानी पंचांग कहा गया है, और पंचांग में तिथि पाई जाती है। और उस घर के चहुपास यानी यहाँ पूनम का उजाला जिस प्रकार से रहता है उस प्रकार का उजाला उस घर के पास रहता है, और वहां पर लोग तिथि देखने के लिए, पंचांग में तिथि देखने के लिए जाते हैं। यानी एक नायिका है और नायिका के घर के पास जो उजाला है उसके मुख का उजाला, यानी उसके मुख का इतना सारा उजाला हो चुका है, जिस उजाले में लोग इस प्रकार का तिथि देखने का कार्य यानी पढ़ने का कार्य जो है उस उजाले में वे करते हैं। तो ये भी अतिशय उक्ति ही हमें यहाँ लगती है। फिर उदाहरण देखते हैं अगला। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा प्रताप की बात कही गई है कि आपको शायद आपने सुना भी होगा कि राणा प्रताप का चेतक नाम का जो घोड़ा था वो बहुत हवा की रफ्तार से चलता था, दौड़ता था। तो इसी की बात यहाँ पर बताई गई है कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। यानी सामने नदी आई है और घोड़ा कैसे पार जाएगा, ये राणा क्या कर रहे थे? सोच ही रहे थे, और केवल सोच ही रहे थे, उतने में क्या हुआ? तब तक चेतक था उस पार। यानी उस घोड़े ने उस नदी को कब का लांग दिया था, कब के वे नदी पार कर चुके थे। तो इस प्रकार इस उदाहरण में भी हमें यहाँ यह बात जो है हमें थोड़ा सा तर्क संगत लगती नहीं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इस प्रकार के विचार हमारे मन में जब आते हैं तो वो अतिशयोक्ति अलंकार ही होता है। तो इस प्रकार जहाँ किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या है। अब हम देखेंगे अतिशयोक्ति का अर्थ जो है, अर्थात यानी उसके संबंध में और भी थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी प्रचलित बात जो है उसमें कहीं न कहीं छेद आ जाए तो यहाँ पर वो क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। आप ध्यान में रखें कि किसी भी बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना वो क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हम देखेंगे अगला अलंकार, और वो है दृष्टांत अलंकार। अब दृष्टांत इस शब्द का अर्थ होता है उदाहरण। उदाहरण दिया जाता है। कभी कभी पढ़ाते समय किसी बात को मैं आपको जब उसका स्पष्टीकरण देती हूँ तो अलग अलग प्रकार के उदाहरण जब मैं आपके सामने रखती हूँ
तो उस बात को प्रमाणित करने के लिए और एक दूसरी बात बताई जाती है, वो उदाहरण ही होता है ना। तो दृष्टांत अलंकार यानी उदाहरण है। जैसे जैसे हम इसके उदाहरण देखेंगे आपके ध्यान में यह बात आ जाएगी कि एक बात बताई जाती है और उसकी पुष्टि के लिए दूसरी बात ली जाती है। देखो इन बातों से और भी हमें इसका स्पष्टीकरण मिल जाएगा। जब दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, यानी दो कथन है, दो बातें बताई गई है और उनमें बिंब प्रतिबिंब, जैसे हम आईने में देखते हैं ना, हमारा चेहरा उस आईने में दिखाई देता है, हमारा प्रतिबिंब होता है। उसी प्रकार से एक वाक्य का दूसरा वाक्य क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। पहले एक बात कहकर फिर उससे मिली जुली दूसरी बात कही जाती है और फिर उपमेय वाक्य ही उपमान वाक्य से बिंबात्मक समानता उसमें बताई जाए तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उपमेय और उपमान सभी वाक्यों में ये बात होती ही है, क्योंकि यहाँ पर तुलना की जाती है ना, इसीलिए पहले वाक्य की दूसरे वाक्य से जब तुलना की जाती है तो यहाँ पर पहले वाली बात की पुष्टि करने के लिए उससे ही मिली जुली बात आगे बताई जाती है और वही क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। अब हम इस दृष्टांत की परिभाषा देखेंगे। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वह दृष्टांत अलंकार होता है। यानी कोई बात आपको बतानी है, सत्यता उसकी प्रमाणित करनी है और इस सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की दूसरी बात जब बताई जाती है तो वही दृष्टांत अलंकार है। यानी पूर्व कथन, पहला कथन और दूसरा कथन, ये दो कथन होते हैं और पहले कथन की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए आपको दूसरा कथन दिया जाता है, उसी ढंग का वही दृष्टांत अलंकार है। अब हम उसके उदाहरण देखेंगे तो और भी आपके ध्यान में ये बात आएगी। पहला उदाहरण है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। अब यहाँ देखो, करत करत अभ्यास के, यानी कोई भी यहाँ काम आपको करना है तो पहले ही झटके में वो काम आपका 100% अच्छा होगा ही, ऐसे नहीं। और आपका उदाहरण हम लेंगे विद्यार्थियों का। जब आप बार बार पढ़ाई करेंगे तभी आपके ध्यान में वो बातें अच्छी तरीके से रह जाएगी और इसी बात को लेकर यहाँ बताया गया है, करत करत अभ्यास के। अध्ययन करने से अभ्यास का अर्थ सराव भी होता है, यानी जिस चीज को आप अच्छी तरीके से करना चाहते हैं वो बार बार करनी पड़ती है ना। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, बल्ला घुमाते हैं, तो यहाँ पर पहले ही बल्ले में आपका 6 जाएगा ऐसे थोड़ी है। उसके लिए आपको पहले सराव करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छी तरीके से वो बैटिंग करनी आएगी। उसी प्रकार से अपना अध्ययन जो है वो अध्ययन करते समय भी एक बार पढ़ने से आपके सारी बातें ध्यान में थोड़ी आएगी, इसीलिए आपको उसे बार बार करना पड़ेगा ना। तो यहाँ करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, क्या बात बताई है कि इसी प्रकार का अध्ययन एवं अभ्यास आप करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, जड़मती होत सुजान, यानी थोड़े से बुद्धि कम है, यानी इतने कुछ बहुत होशियार नहीं है, अपनी धीमी गति से चलने वाले जो विद्यार्थी है वो भी क्या हो जाएंगे, सुजान हो जाएंगे, यानी वो भी होशियार हो जाएंगे। जड़मती होत सुजान, यानी अध्ययन करते करते रहने से क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर थोड़े से कम यहाँ पर जानते हैं या जल्दी उनके ध्यान में नहीं आता है, ऐसे बच्चे भी क्या हो जाएंगे, सुजान हो जाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा अध्ययन करते रहना है। अर्थात यहाँ पर एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जो कहानी आप बचपन से सुनते आए हैं, कछुआ और खरगोश। यहाँ पर खरगोश अभ्यासी नहीं है, वो तो आलसी है, लेकिन यहाँ पर जो खरगोश है वो आलसी होने के कारण यहाँ कैसे यहाँ पीछे पड़ता है ये आपने देखा है। और कछुआ करत करत अभ्यास के, अर्थात वो कभी रुका नहीं, हमेशा चलता रहा और इसीलिए अपनी मंजिल तक वो गया।
और यही बात इसमें बताई है कि सतत एवं सातत्यपूर्ण अध्ययन करने से, अभ्यास करने से, सराव करने से यहाँ पर वो व्यक्ति उसमें बहुत कुशल और प्रवीण हो जाती है। अर्थात इसका उदाहरण उन्होंने यहाँ पर दिया है। वो कैसे? देखिए, पहला यह कथन दिया है और फिर यह दूसरा कथन दिया है। पहले कथन में जो बात कही है वही बात दूसरे कथन में कही है उदाहरण के द्वारा। इस बात को प्रमाणित करने के लिए यह बात, दूसरी बात बताई है। यह दूसरी बात कौन सी है देखते हैं। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। इसी बात की पुष्टि के लिए ये बात बताई है। आपको पता है, कुएं से पानी निकालते समय यहाँ पर कुएं के ऊपर जो पत्थर यानी सिल, वो पत्थर है, और रसरी यानी रस्सी है। रस्सी से कुएं में से जब रस्सी से पानी खींचा जाता है, रसरी आवत जाते, तो उस कुएं के ऊपर वहां पर जो पत्थर है, उस पत्थर को वो रस्सी बार बार घिसती है। सिल यानी पत्थर। और इस रस्सी और पत्थर, आपको पता है कि रस्सी बहुत मृदु है, पत्थर बहुत ही सख्त और एवं कठिन है। फिर भी इस रस्सी के द्वारा इस सिल पर क्या हो जाता है, पड़त निशान। अपना निशान वो रस्सी वहां पर तैयार करती है, निर्माण करती है। यानी वो मृदु होने के बाद भी ऐसे पत्थर के ऊपर भी अपना निशान छोड़ती है। तो वो क्यों, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वो बार बार वो बात यहाँ पर होती है कि कुएं से पानी निकालते समय हर व्यक्ति आता है, रस्सी वहां पर रस्सी को जो भी यहाँ पर बर्तन बांधा जाता है और उससे वो रस्सी ऊपर ली जाती है। तो वो रस्सी जो है वो पत्थर पर घिसती है बार, और इसीलिए उस पत्थर पर भी उसके निशान पड़ जाते हैं। तो यहाँ इस पहली बात की समर्थन के लिए एवं उसकी पुष्टि के लिए दूसरी बात बताई जाती है, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है, जिसे ही हम उदाहरण कहते हैं। और उसी प्रकार से अगला यहाँ पर उदाहरण हम देखेंगे। ये उदाहरण आपके पाठ्यक्रम में है और इसे आपको ध्यान में रखना है। रहीमन असुआ नयन ढरी, रहीम जी का यह दोहा है, और इस रहीम जी ने यहाँ पर बताया है कि अपने नयनों से जब आंसू आ जाते हैं, तो ये आंसू क्या कहते हैं, जिये दुख प्रकट करे, अपने मन का दुख प्रकट करते हैं। रहीम के अनुसार यहाँ अपने आंखों से जब पानी आ जाता है, तो ये पानी क्या साबित करता है कि अपने हृदय में कोई दुख है, दुख को प्रकट करता है। अब इसी बात को बताने के लिए यहाँ और उदाहरण दिया गया है दूसरा, यानी असुआ नयन ढरी जिये दुख प्रकट करे। आंखों से जब पानी आता है तो मन का दुख वो यहाँ पर जाहिर करता है, प्रकट करता है। उसी प्रकार उसी बात का उदाहरण यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा उदाहरण देखिए, जाही निकारो गेहते कसन भेद कही दे। यानी जिस व्यक्ति को गेह यानी घर से निकाल दिया गया है, वो व्यक्ति अपना भेद जो है, अपनी बात जो है, वो दूसरों को जाकर कह ही देता है। यानी कसन भेद कही दे। वो कैसे नहीं अपने भेद, घर का भेद बाहर के लोगों को बता देगा। यही बात यहाँ, अर्थात पहली बात का यहाँ समर्थन के लिए, पहली बात की पुष्टि के लिए ये जो दूसरी बात कही गई है, यह एक उदाहरण है। और यहाँ पर बताया गया है कि घर के व्यक्ति को अगर घर से बाहर निकाल दिया जाए तो वह व्यक्ति घर के सारे भेद जो है बाहर जाकर कह ही देता है। फिर आगे और भी उदाहरण है। सबे सहायक सबल के कौन निबल सहाय। देखो, हमेशा हमें जीवन में हम आसपास ऐसे उदाहरण हमेशा देखते हैं। जो निबल अर्थात निर्बल है, सबल जो होता है वो, और निर्बल जो होता है, यानी सभी साधन सामग्री जिसके पास है वो सबल है, धन दौलत संपत्ति शक्ति बुद्धि ये सभी बातें। निर्बल जिसके पास ये बातें नहीं है, ऐसा सबे सहायक सबल के कौन निबल सहाय। यानी
और फिर सभी सहायता किसकी करते हैं? निबल की सहायता कोई करने नहीं जाता है, सबल की ही सहायता की जाती है। और इसी का उदाहरण अगले पंक्ति में दिया है, पवन जगावत आ गई, दीप ही देत बुझा। देखो, पवन यानी हवा, जब कहीं पर थोड़ी सी आग होती है तो यह खुले, यहाँ पर खुले में जब यहाँ आग लगती है या कहीं पर आग लगती है और हवा जब जोरों से आती है तो क्या हो जाता है, वो आग और भी तेज हो जाती है और भी उसमें ऐसी ज्वालाएं निर्माण होने लगती है। पवन जगावत आ गई। लेकिन देखिए, दीप यानी दिया जो होता है ना, जो आप दिया लगाते हैं और हवा के कारण वो क्या होता है, बूझता है। आप उसे एक हाथ से संभालने का प्रयास भी करते हैं ना, तो यहाँ ये दीप जो है, दिया जो है, वो के निबल का उदाहरण बताया है। वो निबल है और इस निबल को ही यहाँ पवन क्या करता है, बुझा देता है। अर्थात इस सबे सहायक सबल के कौन निबल सहाय, इस वाक्य जो यह पंक्ति जो है, इस पंक्ति का यहाँ पर पवन जगावत आ गई, दीप ही देत बुझा, ये क्या है, उदाहरण है। और इसी प्रकार से ये उदाहरण यहाँ हम देख चुके हैं। अगला एक उदाहरण हम देखेंगे जो आपकी पाठ्यक्रम में भी दिया गया है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है। सही बात है, एक म्यान में दो तलवारें होती नहीं है। तलवार रखने का जो यहाँ पर यानी पाउच या थैला आप उसे कहेंगे, वही क्या है, मैन है। और एक मैन में कभी दो तलवारें नहीं हम रख सकते हैं, क्योंकि उसी एक तलवार के हिसाब से ही वो मैन बनाया जाता है। उसी प्रकार एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती है, यह जो बात यहाँ पर बताई है उसकी पुष्टि के लिए यहाँ पर दूसरी बात जो बताई गई वो कैसी है, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती है, और अपने पति पर किसी दूसरी स्त्री का प्रेम हो जाए, यह कोई नारी, कोई पत्नी यहाँ पर सह नहीं सकती। इस प्रकार ये यहाँ दृष्टांत अलंकार के उदाहरण हमने देखे हैं, जिसमें पहला उदाहरण जो है, यानी पहली बात जो कही जाती है उसके समर्थनार्थ दूसरी बात यहाँ पर बताई जाती है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसी प्रकार एक बात की पुष्टि के लिए दूसरी बात कहना अर्थात उदाहरण देना ही दृष्टांत अलंकार है। और आप इस अलंकार प्रकार को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। देखिए, शुरू से यहाँ पर हम अलंकार देखेंगे तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और यहाँ पर दृष्टांत, इन 5 अलंकारों का हमें यहाँ अध्ययन करना है। पहले भी मैंने सभी अलंकार यहाँ पर बताए गए दिए हैं, तो इन सारे अलंकारों का हमें परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करना है। और इस प्रकार यह अलंकार जो टॉपिक है या अलंकार यह जो हमारा व्याकरण प्रकार है, वो व्याकरण प्रकार यहाँ पर संपन्न होता है। इस अलंकार के माध्यम से हम काव्य में और भी मधुरता और सुंदरता, काव्य का सौंदर्य यहाँ पर और भी बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए इन अलंकारों का प्रयास उपयोग किया जाता है, और उसके साथ अच्छी काव्य कृति यहाँ पर हम कर सकते हैं, अर्थात उसका प्रयास आप भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से कोई काव्य लिखने के लिए या कोई यहाँ पर लेख या कोई कहानी, कोई इसी प्रकार से कुछ लेखन करना आप चाहते हैं, तो इस लेखन प्रकार में इन अलंकारों के द्वारा, इन अलंकारों का प्रयोग करके आप उस बात को और भी अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यह अलंकार टॉपिक यहाँ पर संपन्न होता है। पढ़ते रहो, खुश रहो।